हेलो, स्वागत है आपका आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बीटी आविष के रवे कुछ जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जीवाणु स्वयं को नहीं मारते हैं, क्योंकि इसका आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि पहला कि जीवाणु अविष के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। ऑप्शन बी है आविष अपरिपक्व होते हैं। ऑप्शन सी है कि आविष निष्क्रिय होता है और ऑप्शन डी है कि आविष जीवाणु की विशेष थैली में मिलता है। तो इसका उत्तर लिखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ग। इसका आंसर लिखिएगा ग। क्यों है? तो आविष जो है निष्क्रिय होता है, क्योंकि कीट इस निष्क्रिय जीव विष को खाता है। इसके रवे आंत में क्षारीय पीएच के कारण घुलनशील होकर सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और सक्रिय जीव विष मध्य आंत की उपकलीय कोशिकाओं की सतह से बंध कर उसमें छिद्रों का निर्माण करते हैं, जिस कारण से कोशिकाएं फूलकर फट जाती है और परिणाम स्वरूप कीट की मृत्यु हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि परजीवी जीवाणु क्या है और किसी एक उदाहरण द्वारा सचित्र वर्णन करिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि ऐसे जंतु जिसके डीएनए में परिचालक द्वारा एक अतिरिक्त यानी बाहरी जीन व्यवस्थित होता है जो अपना लक्षण व्यक्त करता है, उसे परजीवी जंतु कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो आनुवांशिक प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार किया गया मानव इंसुलिन, मधुमेह का नियंत्रण निश्चित समय अंतराल पर इंसुलिन लेने से ही संभव होता है। इंसुलिन दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, श्रृंखला ए और श्रृंखला बी, जो आपस में जुड़कर डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती है जुड़ने के लिए। और 1983 में एली लिली नामक एक अमेरिकी कंपनी ने 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के अनुरूप थे, जिसे ई कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन किया। इन अलग अलग निर्मित श्रृंखलाओं में जैसे श्रृंखला ए और बी को निकालकर डाइसल्फाइड बंध बनाकर आपस में संयोजित कर मानव इंसुलिन का निर्माण किया गया। और कहा है चित्र बनाने के लिए, तो इस पिक्चर को आप लोग बना लीजिए। ठीक है, प्रो इंसुलिन से बना फ्री सी पेप्टाइड। ठीक है, इसको बना लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ व हानि का तुलनात्मक विभेद कीजिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा। पहला लिखिए कि अनुवांशिक रूपांतरित फसलों का उपयोग कई प्रकार से लाभदायक, ठीक है, सहिष्णु फसलों का लाभदायक जो होता है। और पहला बात करें तो अजैव प्रतिबलों यानी ठंडा, सूखा, लवण, ताप के प्रति प्रतिरोधक सहिष्णु फसलों का निर्माण। और दूसरा लाभ देखें तो यह है कि रासायनिक पीड़कनाशी पर कम निर्भरता करना हो गया, जैसे पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसल हम लोग बना दिए। तीसरा लाभ था कटाई पश्चात होने वाले नुकसानों को कम करने में सहायक था। चौथा फायदा है कि पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि और यह शीघ्र मृदा उर्वरता समापन को रोकता है। पांचवा फायदा खाद्य फसलों के पौष्टिक स्तर में वृद्धि, उदाहरणार्थ विटामिन ए समृद्ध धान। और छठा फायदा देखिए तदनुकूल पौधों के निर्माण में सहायक है, जिनसे वैकल्पिक संसाधन के रूप में उद्योगों में वसा, ईंधन व भोज्यशीय पदार्थों का आपूर्ति की जाती है। ठीक है, ये तो लाभ हो। बात करें इससे हानिकारक प्रभाव भी होते हैं, तो अनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन से होने वाली हानि इस प्रकार है। पहला हानि है कि इस प्रकार की फसलों के उत्पादन से यह संभावना है कि कीट एवं पीड़क इस प्रकार की फसलों के प्रति प्रतिरोधी हो जाएंगे, फिर उपयोग के लिए नई पीड़कनाशी एवं कीटनाशकों की जरूरत पड़ेगी। दूसरा नुकसान है कि इस प्रकार की फसलें लोगों में एलर्जी उत्पन्न कर सकती है। तीसरा नुकसान है कि अनुवांशिक रूपांतरित फसलें बहुत महंगी पड़ती है और इनकी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, इसलिए छोटे किसान हर बार रूपांतरित फसलों के बीज नहीं खरीद सकते हैं।
और चौथा नुकसान है कि इस विधि द्वारा उत्पादित कुछ फसलें बीज पैदा नहीं कर सकती, इसलिए किसानों को प्रत्येक बार नए बीज खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गए नुकसान। अगला क्वेश्चन है कि क्राई प्रोटीन्स क्या है और उस जीव का नाम बताओ जो इसे पैदा करता है। मनुष्य इस प्रोटीन को अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग में लाता है। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि विशिष्ट बीटी जीव 20 जीन को बैसिलस thuringiensis से पृथक कर कई फसलों जैसे कपास में समाविष्ट किया जा चुका है। जीन्स का चुनाव फसल व निर्धारित कीट पर निर्भर करता है। जब तक सर्वाधिक बीटी जीव 20 कीट समूह विशिष्टता पर निर्भर करते हैं और जीव 20 जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे हम लोग क्राई कहते हैं। एक कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण स्वरूप जो प्रोटीन्स जीन क्राई 2AB द्वारा कूटबद्ध होते हैं वे कपास की मुकुल कृमि को नियंत्रित करते हैं, जबकि क्राई 1B मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। बैसिलस thuringiensis की कुछ नस्लें ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती है जो विशिष्ट कीटों जैसे लिथोडोप्टेसन, कोलियोप्टेरॉन व डिप्टेरॉन को मारने में सहायक होते हैं। इससे कीटनाशक के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे फसलों में कीटनाशक रसायनों का प्रयोग कम होता है, जिससे जल और मृदा प्रदूषण रहित रहती है, जो मानव के स्वास्थ्य और लंबे जीवन के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो रही है। पांचवा क्वेश्चन है कि जीन चिकित्सा क्या है और एडिनोसिन डीएमिनेज यानी ADA की कमी का उदाहरण देते हुए सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा, जीन चिकित्सा एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। उसमें रोग के उपचार के लिए जीनों के व्यक्ति को कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। आनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार के लिए सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग वर्ष 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज यानी ADA की कमी से दूर करने के लिए किया गया था। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के कार्यों के लिए बहुत आवश्यक होता है। कुछ बच्चों में ADA की कमी का उपचार अस्थिमज्जा के प्रत्यारोपण से होता है, जबकि दूसरों में एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा उपचार किया जाता है, जिसमें सुई द्वारा रोगी को सक्रिय ADA दिया जाता है। जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रक्त से लसिकाणु को निकालकर शरीर से बाहर संवर्धन किया जाता है। सक्रिय ADA का cDNA यानी पश विषाणु संवाहक का प्रयोग कर लसिकाणु में प्रवेश कराकर अंत में रोगी के शरीर में वापस कर दिया जाता है। और एक कोशिकाएं मृत प्राय होती है, इसलिए आनुवांशिक निर्मित लसिकाणुओं को समय समय पर रोगी के शरीर से अलग करने की आवश्यकता होती है। यदि मज्जा कोशिका विलगित अच्छे जीनों को प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था की कोशिकाओं से उत्पादित ADA में प्रवेश कर दिया जाए तो एक अस्थायी उपचार हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ई कोलाई जैसे जीवाणु में मानव जीन की क्लोनिंग एवं अभिव्यक्ति के प्रायोगिक चरणों का आरोग्य निरूपण प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा, ई कोलाई जैसे जीवाणु में मानव जीन की क्लोनिंग और अभिव्यक्ति के प्रायोगिक चरण निम्नलिखित है। इस प्रक्रिया में एक आरेख भी शामिल होगा जो इन चरणों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा। बात करें चरण प्रथम की, तो जीन का चयन और पृथक्करण। इसका देखिए, मानव DNA से वांछित जीन का चयन किया जाता है। आमतौर पर इसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से DNA से काटा जाता है। दूसरा चरण की बात करें तो प्लाज्मिड का चयन और कटिंग। देखिए, ई कोलाई में जीन डालने के लिए एक प्लाज्मिड यानी सर्कुलर DNA का चयन किया जाता है। इसे भी उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जाता है ताकि मानव जीन को इसमें जोड़ा जा सके। तीसरा चरण की बात करें तो जीन का प्लाज्मिड को में जोड़ना।
यानी लिगेशन। तो मानव जीन को प्लाज्मिड में जोड़ने के लिए लिगेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। यह मानव डीएनए के जीन के प्लाज्मिड में जोड़ देता है, जिससे एक रिकम्बिनेंट डीएनए अणु बनता है। चौथा चरण जो होता है वह उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को ई कोलाई कोशिका में डाला जाता है। इस क्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। इसके लिए ई कोलाई की झिल्ली को परिवर्तनशील बनाया जाता है ताकि प्लाज्मिड अंदर प्रवेश कर सके। ठीक है, इसी का चरण 5 बात करें तो वह है कि चयन और स्क्रीनिंग। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद केवल उन कोलाई कोशिकाओं का चयन किया जाता है जिनमें रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका है। इस चरण में एंटीबायोटिक चयन या ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। छठा चरण की बात करें तो वह है जीन की अभिव्यक्ति। चयनित ई कोलाई को एक उपयुक्त माध्यम में बढ़ाया जाता है जिससे मानव जीन का प्रोटीन अभिव्यक्त होता है। इसके बाद आवश्यक प्रोटीन का उत्पादन और शुद्धिकरण होता है। और बात करें इन चरण का एक आरेख अगर नियम अनुसार अगर देखें तो पहला हो गया कि मानव डीएनए और प्लाज्मिड का कटिंग होना चाहिए। दूसरा कि मानव जीन और प्लाज्मिड का लिगेशन होना चाहिए। तीसरा रिकम्बिनेंट डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। चौथा चयन प्रक्रिया होना चाहिए और पांचवा प्रोटीन अभिव्यक्ति और शुद्धिकरण होनी चाहिए। 7वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो है कि तेल के रसायन शास्त्र तथा आरडीएनए जिसके बारे में आपको जितना भी ज्ञान प्राप्त है उसमें आधार बीज तेल का हाइड्रोकार्बन हटाने की कोई एक विधि सुझाइए। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि जैव प्रौद्योगिकी का एक विधि होता है आणविक जैव तकनीक। इसके द्वारा हम लोग इसको हाइड्रोकार्बन हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट से पता लगाएं कि गोल्डन राइस यानी गोल्डन धान क्या है। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि गोल्डन राइस गोल्डन राइस या चावल जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न चावल की एक किस्म यानी ओरेजा सटाइवा, जिसका नाम होता है गोल्डन राइस का ओरेजा सटाइवा है। और इस किस्म के चावल के खाद्य भागों में बीटा कैरोटीन या कहे तो प्रोविटामिन ए जो कि जैव संश्लेषित है, इसके बारे में वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रथम बार 2000 में साइंस मैगजीन में प्रकाशित हुई थी। 2005 में गोल्डन राइस 2 की एक और किस्म पैदा की गई जिसमें 23 गुना ज़्यादा बीटा कैरोटीन थी और एक किस्म मानव के प्रयोग के लिए उपलब्ध है। अब अगला प्रश्न है कि क्या हमारे रक्त में प्रोटीओजेज तथा न्यूक्लियोएजेज है। तो इसका उत्तर है नहीं। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट से पता लगाएं कि मुख्य सक्रिय औषधि प्रोटीन को किस प्रकार बनाएंगे और इस कार्य में आने वाली प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर लिखिएगा ड्यूटेरियम एक्सचेंज मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, यानी DXMS तकनीक से और उसके प्रक्रियाओं के अध्ययन करने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम है। इस विधि का प्रयोग करके हम मुख्य औषधि प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के कार्य में आने वाली समस्याएं लेबर और समय की होती है। इसलिए मुख्य प्रोटीनों का निर्माण कम किया जाता है और यह एक जटिल प्रक्रम द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके 12th का चैप्टर नंबर 12 का ही पूरा क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। बाय, टेक केयर।